हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिकंदर के आक्रमण को। एक महान शासक, एक ऐसे शासक को हमने पढ़ा था जिसने ईरान, इराक, तुर्क, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को जीतते हुए हमारी ब्यास नदी तक आ पहुंचा था। दोस्तों बड़ा ही खतरनाक शासक था सिकंदर। सिकंदर को हमने पढ़ा। हमने भारत में पहले विदेश आक्रमण को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले भारत पर विदेश आक्रमण करने वाले दोस्तों हकमानी थे। हकमानियों ने एक साम्राज्य की स्थापना ईरान में की और उन्होंने दोस्तों भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण किया, अर्थात भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले हकमानी थे। दोस्तों उसके बाद डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया। दोस्तों हमने ये तो पढ़ा था कि भारत में हकमानियों ने आक्रमण किया, भारत में आक्रमण किया डेरियस प्रथम ने, और उसके बाद आक्रमण हुआ दोस्तों यूनान का या मकदूनिया का या फिर सिकंदर का। लेकिन दोस्तों आक्रमण क्यों हुआ और आक्रमण करने के क्या कारण थे, ये हमें पढ़ना है। और आक्रमण करने के बाद भारत पर इस आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, दोस्तों ये आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक है। दोस्तों कहानी सुनिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री बताता हूँ दोस्तों, बहुत मज़ेदार तरीके से। अब आप बस कहानी सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले विदेश आक्रमण भारत में, तो दोस्तों पहले नंबर पर आक्रमण करने वाले थे हमारे हकमानी। भारत पर सबसे पहले विदेश आक्रमण हकमानियों ने किया। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जिस समय बिंबिसार है और दोस्तों बाप बेटे की हत्या कर रहे हैं, बेटे बाप की हत्या कर रहे हैं, अजातशत्रु हत्या कर रहा है बिंबिसार की, अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। यहाँ पर हत्याओं का माहौल चल रहा है और विदेश में हकमानी साम्राज्य का उदय हो रहा है। तो दोस्तों हम ये तो पढ़ चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक है, बढ़िया से वीडियो देखें, आपको समझ आएगा कि आक्रमण कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब समझ में आएगा। अब दोस्तों हकमानियों ने आक्रमण किया क्यों, तो दोस्तों ये हमारी सिंधु नदी है। दोस्तों यहाँ पर थे कुछ राजनीतिक संगठन, छोटे छोटे साम्राज्य। तक्षशिला में एक छोटा सा साम्राज्य था, कंबोज में एक छोटा सा साम्राज्य था। मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। इस स्थिति का फायदा उठाया हकमानियों ने। दोस्तों इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत में पहली बार साइरस या क्रूस के नेतृत्व में हकमानियों ने आक्रमण किया। तो दोस्तों कारण क्या थे, दोस्तों कारण थे, सबसे बड़ा कारण धन का लालच। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है कि दोस्तों हमारा देश शुरू से ही सोने की चिड़िया कहलाता है और इस सोने की चिड़िया को कई बार दोस्तों कैद करने की कोशिश कई शासकों ने की है, जिनमें से एक साइरस या क्रूस भी था, जिसने भारत के उत्तर पश्चिम में आक्रमण किया, ऐसा बताया जाता है। क्यों किया दोस्तों, तो पहला कारण है धन का लालच हो सकता है। दूसरा कारण हम ये बोल सकते हैं कि भाई साम्राज्य का विस्तार। कोई भी आक्रमण करता क्यों है, जैसे दोस्तों आज पाकिस्तान है, मान लीजिए वो चीन पर गलती से कब्जा करने का सोच ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हमने बोला धन का लालच, या फिर हो सकता है साम्राज्य का विस्तार। तो दोस्तों ये कारण साइरस के आक्रमण के हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव क्या हुए। तो दोस्तों जब एक देश पर विदेशी आक्रमण होता है, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, अगर विदेशी आक्रमण हुआ है तो अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और दोस्तों अगर राजतंत्र व्यवस्था है तो इन सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन साइरस के
आक्रमण से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उत्तर पश्चिम में ग्रीक रहने लगे थे, बस इतना फर्क आया था कि अब उत्तर पश्चिम में ग्रीक और ईरानी यहाँ पर रह रहे थे। तो दोस्तों ये कारण था हकमानियों के आक्रमण का और ये उसके आक्रमण के प्रभाव थे। अब दोस्तों इसके बाद भारत पर आक्रमण हुआ था डेरियस प्रथम का। दोस्तों डेरियस प्रथम ने अब आक्रमण किया था इसके बाद। अब दोस्तों डेरियस प्रथम ने जब यहाँ पर आक्रमण किया है तो हेरोडोटस बताता है कि उसने यहाँ पर ये सिंधु नदी के पास तक कब्जा किया और पश्चिमी पंजाब दोस्तों इसका 20वां प्रांत था, ये बताया जाता है हेरोडोटस के द्वारा। इसके आक्रमण की पुष्टि दोस्तों ये 3 अभिलेख बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन अभिलेखों को आप याद रखें दोस्तों। बेहिस्तूम, नक्श ए रुस्तम, पारस ए पोलिस दोस्तों ये 3 अभिलेख डेरियस प्रथम के आक्रमण का सबूत हमें देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसने आक्रमण किया था, पंजाब को इसने 20वां प्रांत बनाया था, 360 टैलेंट सोना ये यहाँ से ले जाया करता था, लेकिन आक्रमण किया क्यों, कारण क्या थे? तो दोस्तों कारण क्या थे? जो साइरस के आक्रमण के कारण थे, भाई डेरियस प्रथम के आक्रमण के कारण थे। डेरियस प्रथम को भी ऐसा लगा कि जब साइरस आक्रमण कर सकता है तो हम मुंह क्यों देखें। अगर भारत में इतना धन है और धन के लालच में जब साइरस ने आक्रमण किया है तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी सेना की कमी है। तो ये सोचकर डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया और धन का लालच डेरियस प्रथम को भी था। दूसरा दोस्तों साम्राज्य विस्तार पूर्व की ओर। दोस्तों जिस समय हमारे यहाँ भारत में डेरियस प्रथम का आक्रमण हो रहा है उस समय मगध का उत्थान चल रहा है। विश्व इतिहास की बात करें तो पश्चिम में दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज में भी इतिहास चल रहा है, और इतिहास चल रहा है दोस्तों तो यूनानी और ईरानी दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि पूर्व को मैं जीतूंगा, और यूनानियों का कहना है पूर्व को हम जीतेंगे, ईरानियों का कहना है हम जीतेंगे। लेकिन दोनों आक्रमण करते हैं और दोनों ही कोई नहीं जीत पाता। लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि डेरियस प्रथम के आक्रमण के कुछ तो प्रभाव पड़े हैं दोस्तों। कारण यही है धन का लालच, पूर्व में साम्राज्य विस्तार की इच्छा। अब दोस्तों प्रभाव, तो प्रभाव ये है कि दोस्तों जब ये 3 अभिलेख हमें मिलते हैं तो दोस्तों इन 3 अभिलेखों से हमें भारतीय इतिहास की कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलती है। बेहिस्तूम, नक्श ए रुस्तम, पारस ए पोलिस, अब ये 3 हमें अभिलेख मिले हैं। 360 टैलेंट सोना ये ले जाता है, 20वां प्रांत पंजाब इसका बना था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। 20वां प्रांत पंजाब इसने बनाया है तो राजनीतिक स्थितियाँ भी प्रभावित हो रही हैं। और दोस्तों हमें इतिहास की जानकारी इसके अभिलेखों से मिलती है। दोस्तों ये कहानी है, आप कहानी समझे बस। अब दोस्तों इतनी चीज़ें हैं कि भाई 20वां प्रांत पंजाब ने बनाया तो राजनीतिक स्थिति, हमारा क्षेत्रफल गया है, 360 टैलेंट सोना लेकर गया है, ऊपर से इसने जब ये अभिलेख यहाँ पर छोड़ कर गया है तो दोस्तों इनसे हमें हमारे इतिहास की जानकारी भी मिलती है। ये प्रभाव पड़े हैं डेरियस प्रथम के आक्रमण के। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आक्रमण के कारण, प्रभाव और वापस लौटने के कारण सिकंदर। अब दोस्तों सिकंदर वापस क्यों लौटा,
सिकंदर के आक्रमण के कारण और सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। अब आप इसे बहुत डिटेल में समझें। दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के कारण और प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के कारण, प्रभाव, कारण और वापस जाने के कारण। क्वेश्चन मार्क। कि भाई सबसे पहले हम कारण को समझे कि कारण क्या था। दोस्तों, सिकंदर एक युवा था। उसने देखा है कि भाई डेरियस प्रथम ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ पर यूनान में 359 या 356 BC में सिकंदर का जन्म हुआ है। इसके पिता का नाम दोस्तों फिलिप, माता का नाम ओलंपिया, और दोस्तों ये मकदूनिया का शासक था। ये दोस्तों सिकंदर के बारे में थोड़े से फैक्ट हैं। 356 में ये जन्म लिया है। उसके बाद दोस्तों ये आगे बढ़ा है शासक बनने के बाद। इसने देखा है कि डेरियस प्रथम ने भी आक्रमण किया है पूर्व में, और इनके पिता, सिकंदर के पिता, सिकंदर महान के पिता, ये एक छोटे से साम्राज्य में अपना विस्तार कर रहे थे। और सिकंदर ने देखा है कि उनके पिता का एक छोटा सा साम्राज्य था। उस कारण से वो पूर्व में विस्तार करने के लिए, पश्चिम में दोस्तों जानकारी थी नहीं शायद उस समय, तो पूर्व में दोस्तों आक्रमण चल रहे हैं। यहाँ पर ईरान में दारा तृतीय है, मगध में घनानंद, तक्षशिला में आम्भी, झेलम, पोरस। दोस्तों ये भारत की राजनीतिक स्थिति है। वो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ है तो सबसे पहले सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ईरान पर पड़ा। ईरान को काट डाला। दारा तृतीय को परास्त करने के बाद आगे बढ़ते हुए सिकंदर दोस्तों काबुल कांधार में पहुंचा, जो उस समय भारत का हिस्सा था। और यहाँ पर इसने एलेक्जेंड्रिया, इस स्थान पर अपना उपनिवास बनवाया। यहाँ पर इसने रहने के लिए उपनिवास स्थान बनवाया था। और दोस्तों यहाँ पर रहते हुए सिकंदर ने दोस्तों उनके गुरु अरस्तु के साथ भारत के भूगोल पर चर्चा की। दोस्तों सिकंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला था। ज्योग्राफी सब्जेक्ट था उसका MPPSC में, फिर उसके बाद उसने UPSC दिया। UPSC में भी उसका दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, और ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसका हिस्ट्री। दोस्तों सिकंदर को बहुत पसंद था कि प्राकृतिक घटनाएं क्यों होती है, मतलब उससे ये रुचि थी। अब दोस्तों वो यहाँ पर रुका है, और यहाँ से वो भारत की राजनीतिक, माफ कीजिए, ज्योग्राफिक कंडीशंस को खुद देख रहा है। दोस्तों यहाँ से जब वो आगे बढ़ा तो यहाँ पर उसने आम्भी को हराया। आम्भी ने इसकी अधीनता स्वीकार की। और दोस्तों यहाँ पर जब सिकंदर सिंधु नदी पर पहुँचा है तो उसने दोस्तों यहाँ पर देखा है कैस्पियन सागर, जिसे हम आज अरब सागर कहते हैं। सिकंदर को लगा दोस्तों ये कैस्पियन सागर है। सिकंदर ने फटाक से आया, एक नाव को हाथ दिया, और नाव को हाथ देकर दोस्तों कहता है कि जाओ खोज करो, या नियारकस को भेज दिया। नियारकस यहाँ पर आया है खोज करने। दोस्तों इसके बाद सिकंदर आगे और बढ़ा है। तो सिकंदर ने दोस्तों यहाँ पर पोरस को परास्त किया है। और दोस्तों पोरस के साथ युद्ध करते हुए सिकंदर ने देखा है कि पोरस एक खतरनाक और महान शासक है।
और दोस्तों पोरस को बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा कि यूनानी शासक मेरे साथ वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तुमने मुझे इस तरह युद्ध में बंदी बनाया है, ये एक अच्छे राजा की पहचान नहीं है। पोरस को दोस्तों 9 घाव लगे, 9 तीर लगे, घायल अवस्था में पड़ा है और पोरस को सिकंदर के पास ले जाया गया। तो सिकंदर ने जब पूछा कि पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस ने कहा कि मेरे साथ वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इससे खुश होकर दोस्तों सिकंदर ने पोरस को उसका साम्राज्य लौटा दिया। और आम भी दोस्तों मुंह देखता रहेगा। आम भी ने सोचा था कि हो सकता है पोरस मुझे खुश हो, सिकंदर मुझे खुश होकर कुछ राजा वाजा बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों पोरस को परास्त किया, कैस्पियन सागर देखा है उसने, पोरस को परास्त किया है और ब्यास नदी तक पहुंचा है। और दोस्तों यहाँ से सेना ने मना कर दिया कि अब हमें युद्ध नहीं लड़ना। यहाँ पर दोस्तों उसने 12 विजय स्तंभ यूनानी देवी देवता की याद में गढ़वाए। दोस्तों यहाँ से जब सिकंदर आगे बढ़ा था, हिमाचल प्रदेश के पास की एक घटना है दोस्तों। वहाँ पर एक गांव में महिलाओं ने सिकंदर के जनसंहार से दुखी होकर सिकंदर के खिलाफ शस्त्र उठा लिए थे, हसिया बसिया। दोस्तों सिकंदर आगे नहीं बढ़ पाया उन महिलाओं के कारण, और दोस्तों उस गांव को सिकंदर को बिना जीते छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों ये हमारी देश की महिलाएं थी, उनके साथ क्या नहीं हो रहा था उस समय। दोस्तों महिलाओं को वैदिक काल से ही जुआ और शराब की भांति तीसरा दोष समझा जा रहा था। और जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र उठाए हैं और सिकंदर को चैलेंज किया है। तो दोस्तों एक ये, अब दोस्तों 12 विजय स्तंभ गढ़वाए, कैस्पियन सागर, अरब सागर, अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद दोस्तों झेलम के किनारे पर बूखे फैला गांव, और दोस्तों सिंधु के किनारे पर नियारकस, और दोस्तों सेलुकस निकेटर इसके साथ था। 3 इसके साथ दोस्तों लेखक आए थे, 3 लेखक। एक लेखक है दोस्तों नियारकस, नियारकस खुद एक अच्छा लेखक था। दूसरा लेखक है दोस्तों, नाम उसका थोड़ा सा अजीब है दोस्तों, मैं आपको नाम देखकर बताता हूँ। आनेसिक्रटस। और दोस्तों एक और नाम है आस्टिबुलस। ये 3 लेखक आए थे सिकंदर के साथ भारत। दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम सुकरात, अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। दोस्तों ये फैक्ट है, याद रखना, बाकी याद सबको रहता है। तो दोस्तों कारण समझें आप, ये तो सिकंदर का आगमन हमने एक बार फिर से रिपीट किया है, थोड़ा सा समझा है ताकि माहौल बने पढ़ने का। अब दोस्तों जब हम कारण को सोचें कि कारण क्या थे उसके आक्रमण के, तो दोस्तों ईरान का आक्रमण, ये पहला कारण समझ में आता है कि भाई ईरान को उसने आक्रमण करते देखा है और दोस्तों उसने ये सोचा है कि मैं भी आक्रमण करूं। तो दोस्तों कारण समझे तो पहला कारण है धन का लालच। दोस्तों ईरान और यूनान दोनों लड़ पड़े थे पूर्व को जीतने के लिए, ये विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे आगे। धन का लालच। दूसरा साम्राज्य विस्तार, ये तो कारण रहेगा ही। तीसरा यूनान वर्सेस ईरान। भाई यूनान वर्सेस ईरान भी तो चल रहा है, यहाँ से यूनान है और उधर ईरान है, ईरान आक्रमण कर रहा है, तो ये इसको रोकेगा ही कि भाई मैं भी तो जीतना चाहता हूँ, तो तू कहाँ से आक्रमण कर पाएगा। तो दोस्तों भारत के धन पर ईरानियों की नज़र थी और ईरानियों को रोकने के लिए यहाँ से यूनान और ईरान आपस में लड़े हैं और
दोनों ने धन के लालच में ही भारत में आक्रमण किया था। दूसरा उनको दोस्तों साम्राज्य विस्तार भी करना था। और दोस्तों धन का लालच तो हर शासक को रहा है जिसने आक्रमण किया है, चाहे उसमें हम दोस्तों बाबर की बात करें, चाहे हम तैमूर लग्न की बात करें, चाहे हम चंगेज खां की बात करें, जिसकी भी बात करें, सबका एक ही मोटिव था कि भाई भारत सोने की चिड़िया है, इस सोने की चिड़िया को कैद किया जाए। लेकिन ये तो असफल रहे थे। अब दोस्तों इसके आक्रमण के प्रभाव, कहानी से ही आप समझ जाएंगे कि भाई आक्रमण के प्रभाव क्या रहा है। दोस्तों प्रभाव तो आप कहानी से ही समझ जाएंगे कि क्या प्रभाव थे। अब दोस्तों कि हमारे सिकंदर का सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला था सिकंदर। अब दोस्तों सिकंदर जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला था और भारत के विषय में उसने लिखा है, उसके इतिहासकारों ने लिखा है, और हमने ये पढ़ा भी था कि सिकंदर के इतिहासकारों ने ही हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक काल शुरू हुआ तो वहाँ पर खेती किस प्रकार की जाती थी उसका उल्लेख किया है। तो दोस्तों ज्योग्राफिक कंडीशंस का पता हमें सिकंदर के इतिहासकारों द्वारा चलता है, ये पहला प्रभाव है। दोस्तों दूसरा कि भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया है और आक्रमण किया है तो दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक स्थितियों पर भी प्रभाव डला है। दोस्तों इसके बाद बात करें तो भारत ने कैस्पियन सागर की जानकारी उसी समय हो गई थी। हमें कैस्पियन सागर के बारे में पता चल चुका है। और आगे बढ़े दोस्तों तो नए शहरों की स्थापना, और आगे चले दोस्तों तो यहाँ पर 12 विजय स्तंभ। अगर दोस्तों ये सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ होता ना तो हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती ही नहीं आगे की चल क्या रहा है। सिकंदर के इन इतिहासकारों के कारण ही हम हड़प्पा सभ्यता के उस समय के इतिहास को पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उत्तर पश्चिम की जानकारी अपने इतिहासकारों द्वारा सिकंदर ने लिखवाई है। और उसने ही दोस्तों भारत के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी अपने इतिहासकारों द्वारा लिखवाया। उसे दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास और दोस्तों ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में जानकारी रखने की बहुत रुचि थी। दोस्तों ये सारे कारण और ये सारे प्रभाव रहे हैं उसके आक्रमण के। अब दोस्तों जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिकंदर इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा था, तो अब उसके वापस लौटने के क्या कारण थे। भाई पूर्व तक जीत लेता। कभी कभी ये बताया जाता है कि घनानंद ने इसके साथ युद्ध लड़ा, जबकि पोरस के अलावा किसी ने भी युद्ध नहीं लड़ा। आम्बी ने अधीनता स्वीकार की है। पोरस एकमात्र ऐसा सपूत था जिसने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र उठाए, और हमारे देश की महिलाएं ऐसी सपूत थी, उन्होंने भी पोरस के खिलाफ, वो सिकंदर के खिलाफ दोस्तों शस्त्र उठाए। घनानंद ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि दोस्तों घनानंद उस समय केंद्रीय सत्ता में था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोरस ने घनानंद की ओर से युद्ध लड़ा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पोरस ने केवल अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ा था। पोरस एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र उठाए, सिकंदर को खुली चुनौती दी, और दोस्तों इसके अलावा बाकी सबने अधीनता स्वीकार की है। अब दोस्तों ब्यास नदी से 325 BC 19 महीने बाद सिकंदर वापस लौट रहा है। क्यों लौट रहा है ये समझे अब आप।
दोस्तों सिकंदर के वापस जाने के कारण कहानी की तरह बस आप याद रखें। पहला कारण, सैनिक कह रहे हैं कि भैया घर वालों की याद आ रही है। तुम 20-25 साल से लगातार कंटिन्यू लखर युद्ध लड़वा रहे हो, तो अब घर वालों की याद आ रही है कि भाई उनके पास आईफोन तो है नहीं कि मैसेज कर दिया, उनके पास दोस्तों टेलीफोन तो है नहीं कि टेलीफोन कर दिया, तार व्यवस्था थी नहीं कि तार भिजवा दिया। दोस्तों घर वालों की याद आ रही थी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, थक गए लड़ लड़के, और कितना लड़े, क्या करेंगे ये सब जीत के। सिकंदर को एक महिला मिली, बुजुर्ग महिला। सिकंदर ने जाकर कहा कि हे माँ मुझे 2 रोटी दे दो। वृद्ध महिला ने कहा कि तू तो खून का प्यासा है, खून पी जाकर, तुझे तो साम्राज्य की लालसा है, तो तू साम्राज्य विस्तार कर, जाकर साम्राज्यों को खा, रोटी खाने की तुझे क्या ज़रूरत है। सिकंदर ने महिला के इन बातों को सुनकर वहाँ पर आक्रमण ही नहीं किया और वहाँ से दूसरी जगह से निकल गया और आगे जीता। सिकंदर को दोस्तों कोई ये नहीं चाहिए था कि मुझे धन चाहिए, उसको केवल ये था कि मुझे विश्व विजय बनना है, विश्व विजेता बनना है। तो दोस्तों सिकंदर के सैनिक थक गए थे। सेना में दोस्तों बीमारी, महामारी, अंग भंग, दोस्तों इतने समय से चल रहे हैं, ठंड बरसात गर्मी ये सब भी है। अब दोस्तों सेना के कई लोग तो बीमार हो चुके हैं, कई दोस्तों महामारियां फैल चुकी हैं, कई सैनिकों के अंग भंग हो चुके हैं, कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ये सारे कारण थे कि सिकंदर को आगे बढ़ने से उसकी ही सेना ने रोक दिया। अब दोस्तों सेना में बीमारी फैली है, अंग भंग हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, सैनिक घर वालों की याद कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने सुन रखा है भैया महापद्मानंद के बारे में कि 2-3 लाख सेना हुआ करती है, पूरे भारत पर इनकी विजय पताका लहराती है, सबको इनने जीत लिया है, क्योंकि महापद्मानंद ने ये घोषणा की थी कि भाई मैं एक राज सम्राट हूँ। तो इन लोगों को ये लगा कि अब आगे की महापद्मानंद की सेना यानी कि घनानंद की सेना, नंदों की सेना 2 से 3 लाख की है और इस सेना से नहीं लड़ा जा सकता, तो यहाँ से है कि अपन चुपचाप घर वापस चले। तो दोस्तों ये कारण थे। जब दोस्तों सिकंदर को वापस लौटना पड़ा तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं उन कायरों को जगाने के लिए ये स्पीच दे रहा हूँ, ये भाषण दे रहा हूँ कि मैं वो राजा हूँ जिसने कभी युद्ध में दोस्तों पराजय का मुंह नहीं देखा। सिकंदर ने कहा दोस्तों, सैनिक लौट रहे थे, सैनिकों ने मना कर दिया, तो सिकंदर ने कहा कि मैं वो राजा हूँ जिसने कभी युद्ध का दोस्तों सामना करते हुए पराजय का मुंह नहीं देखा, मुझे आज मेरी ही सेना ने हरा दिया। और दोस्तों सिकंदर इससे इतना दुखी हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत नाराज हुआ था सिकंदर। और दोस्तों यहाँ से उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों ये कारण थे सिकंदर के वापस जाने के। अब आप प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कारण प्रभाव सब बता सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। जब मैं 19 साल का युवा आपको कहानी सुना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सुना सकते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों जब सिकंदर का आक्रमण यहाँ से हुआ है और सिकंदर के आक्रमण के बाद हमने यहाँ पढ़ा था कि एक ब्राह्मण आया है किसको बुलाने, घनानंद को बुलाने, और घनानंद ने नशे में इससे कहा है कि निकल। तब दोस्तों यहाँ पर एक बच्चा मिला है, ये बच्चा कौन है अब इसे ही पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।